हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। आज हम डिस्कस करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस और एट लास्ट डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल होमोजेनिटी एंड सम नीट आईआईटी न्यूमेरिकल्स। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम इसमें पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कुछ डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज और कुछ डिस्कस कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायमेंशन फार्मूला फॉर बोल्टाजमैन कांस्टेंट। बोल्टाजमैन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एनर्जी पर अपॉन टेम्परेचर, एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट टेम्परेचर क्या कहलाएगा? बोल्टाजमैन कांस्टेंट। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो बेटा, एनर्जी कोई सी भी हो आपके पास, हीट एनर्जी, सबका डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहता है? आपका सेम ही रहता है। और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने पिछले लेक्चर में करवाया था, क्या होता है? ml2t-2। एनर्जी और फोर्स का क्या होता है? mlt-2। ये दोनों याद रख लो, बहुत यूज में आते हैं ये बार बार। ठीक है, तो जैसे फोर्स का याद रख लो, फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो किसका मिल जाएगा? एनर्जी का। ठीक है, तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से आपका? ml2t-2। और टेम्परेचर के लिए क्या लिखोगे? केल्विन। टेम्परेचर के लिए हमने स्टैंडर्ड एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट डिफाइन करी थी, तो उसके लिए सिंबल क्या लिखा था हमने? के, केल्विन। ठीक है, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन गया? ml2t-2 के इनवर्स। ठीक है, हमने फंडामेंटल 7 यूनिट पढ़ी थी ना, तो उन 7 यूनिट को हम 7 यूनिट में से ही डायमेंशन फॉर्मूला हम यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं। इसका डायमेंशन क्या बन जाएगा? 1, 2, -2 और -1। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? ठीक है, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द बोल्टाजमैन कांस्टेंट। ठीक है, पहले ही बताया था बेटा, इन सब के अभी यहाँ पे फॉर्मूले याद रखो, बाकी डीपली इनको डिस्कस आगे फिजिक्स पढ़ते जाएंगे, डिस्कस करते जाएंगे, क्योंकि आगे पूरी फिजिक्स, मान की जितनी फिजिक्स वो 11th और 12th में आती है, और उसकी भी 11th और 12th की जो पूरी फिजिक्स के जो फॉर्मूले हैं आपके इस फर्स्ट चैप्टर में आ जाते हैं डायमेंशनल एनालिसिस में। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास यूनिवर्सल कांस्टेंट। जैसे आपके पास गैस इक्वेशन पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, तो गैस इक्वेशन का फॉर्मूला होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होता है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। आर जो है ना, यहाँ पे गैस इक्वेशन होती है। ठीक है, तो आर जो है ना वो क्या कहलाएगा? गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? पीवी अपॉन में एनटी। ठीक है, पी क्या है? प्रेशर। वी क्या है यहाँ पे? वॉल्यूम। पी क्या है यहाँ पे? प्रेशर। वी क्या है? वॉल्यूम। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। टी क्या है यहाँ पे? टेम्परेचर। टी क्या है यहाँ पे? टेम्परेचर। तो लिख दो डायमेंशन फॉर्मूला इसका। आर, प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? देखो मैं लिख देती हूँ पहले प्रेशर का, ऐसे ना आए सबका, पहले अलग अलग लिख लो। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का ml/t-2, एरिया का L स्क्वायर, L से L कैंसिल, तो ml-1t-2। ठीक है, तो आपके पास वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या हो जाएगा? L3। रख दो सबको यहाँ पे, तो गैस कांस्टेंट क्या आ जाएगा? ml-1t-2। वॉल्यूम के लिए L3 लिख लोगे, लेंथ, ब्रेथ और एरिया। वॉल्यूम के लिए क्या लिख लोगे? L3। नीचे क्या है? n, नंबर ऑफ मोल। तो मोल के लिए क्या था आपके पास? अमाउंट ऑफ क्वांटिटी। तो क्या पता था उसके लिए? क्या लिखा था आपने? मोल। यूनिट क्या लिखी थी? ड्राइव्ड सिस्टम ऑफ यूनिट में मोल। ठीक है, टी टेम्परेचर के लिए केल्विन। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ml-1t-2। l-1, देखो l की पावर, देखो यहाँ पे सेम बेस होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ देखो l की पावर 3 है और एक l की पावर -1 है, तो क्या बचेगा? l स्क्वायर। क्या बचेगा यहाँ पे? ये l स्क्वायर। t-2, ये मोल ऊपर जाएगा तो इनवर्स केल्विन इनवर्स। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द गैस कांस्टेंट। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द गैस कांस्टेंट। क्लियर? तो गैस कांस्टेंट के लिए इक्वेशन याद रखो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। आर क्या कहलाएगा? गैस कांस्टेंट। आर इज इक्वल टू पीवी बाई एनटी। पी क्या है? प्रेशर। वी क्या है? वॉल्यूम। एन अमाउंट ऑफ क्वांटिटी को बताता है। टी क्या है? टेम्परेचर। प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया से निकाल लेंगे। वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा? L3। सबको पुट कर देंगे तो सोल्व करके क्या मिल जाएगा हमें? डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द गैस कांस्टेंट। ठीक है बेटा, अब अदर सम कांस्टेंट्स की बात, कहने के लिए कांस्टेंट है,
पर ये डायमेंशनल फॉर्मूला इनका क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, मतलब इनकी यूनिट क्या है, एग्जिस्ट करती है, इनकी यूनिट क्या करती है आपकी, एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब देखो स्टीफन्स कांस्टेंट, स्टीफन्स कांस्टेंट देखो इधर, स्टीफन्स कांस्टेंट क्या होगा ये भी हम थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ेंगे आगे 7th यूनिट में। E इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। तो जो सिग्मा है ना, ये सिग्मा क्या कहलाएगा, स्टीफन्स कांस्टेंट। ये क्या कहता है, ये फॉर्मूला आपको एनर्जी फ्लोइंग, E क्या है यहाँ पे एक्चुअल में, एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर। स्टीफन्स एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने दिया था आपके पास कि इन थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर पे। एक्चुअल में ये एनर्जी नहीं होती, एनर्जी डेंसिटी होती है ये, क्यों, एनर्जी पर यूनिट एरिया इंटू टाइम क्या बन गया, वॉल्यूम, एरिया इंटू टाइम क्या बन गया, एक तरीके से आपका वॉल्यूम बन जाएगा। तो एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम क्या कहलाएगा आपका, एनर्जी डेंसिटी, क्या कहलाएगा, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम क्या कहलाएगा, एनर्जी डेंसिटी। तो ये क्या होती है आपकी एनर्जी डेंसिटी होती है। स्टीफेंस ने कहा था कि एनर्जी डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर। जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊंगी तो ये क्या मिल जाएगा, एक कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, स्टीफन कांस्टेंट। ठीक है, तो स्टीफन कांस्टेंट का क्या निकालना आपको, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये क्या होता है, यहां से देखो सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, E इंटू टी की पावर 4। लेकिन ये E नहीं है ओनली, ये क्या, एनर्जी डेंसिटी, ED लिख देती हूँ मैं इसको, D मतलब डेंसिटी, D मतलब डेंसिटी। तो ED की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो लिख लो एनर्जी पर यूनिट एरिया इंटू टाइम मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर की पावर 4। ठीक है, एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम इंटू टेम्परेचर की पावर 4। तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला सबको पता ही है, mL2T-2। ये याद कर लो, एनर्जी और फोर्स का बार बार बहुत यूज में आता है। ठीक है, फोर्स का होता है mL_T-2 और एनर्जी का होता है mL2T-2। एरिया के लिए क्या लिखोगे, L², टाइम के लिए क्या लिखोगे, T, और टेम्परेचर के लिए K की पावर 4। टेम्परेचर के लिए क्या लिखोगे, K की पावर 4। अब जो कटता होगा तो L² से L² कैंसिल, क्या बचा, m_T-2, T, ये T ऊपर जाएगा तो -1, K की पावर -4, तो m_T-3 K की पावर -4। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया आपका, डायमेंशन क्या आ गया, 1, -3 और -4 इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ और टाइम। मास, टाइम और केल्विन, मास, लेंथ और टेम्परेचर, मास, लेंथ और टेम्परेचर की फॉर्म में क्या आ गया इसका, ये डायमेंशन आ गया किसका, स्टीफन कांस्टेंट। क्या याद रखोगे, E इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। ये क्या होती है, ED एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट आता आपका, ये देखिए लिखिए बेटा फटाफट, सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट और इंटेंसिटी, सन से जो एनर्जी फ्लो करती है उसके लिए डिफाइन करा गया है सोलर कांस्टेंट। और यहाँ पे अगर आपसे पूछे इंटेंसिटी, तो दोनों का, वैसे दोनों अलग होती है थोड़ी सी, बाकी बेसिकली मीनिंग वही होता है कि सन से जो रेडिएशन सारे किस रेट से फ्लो कर रही है, कितनी उनकी चमक है, कितनी उनकी एनर्जी है, दैट इज द मीनिंग ऑफ सोलर कांस्टेंट। और यही इंटेंसिटी का मीनिंग होता है कि एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो सोलर कांस्टेंट या इंटेंसिटी दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। सोलर कांस्टेंट या इंटेंसिटी दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, सेम। तो मैं इंटेंसिटी का निकाल देती हूँ, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम, क्या बन जाएगा, एनर्जी का वही mL2T-2, एरिया के लिए L², टाइम के लिए T, L² से L² कैंसिल, तो m L0
T-3। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा किसके लिए, आपका इंटेंसिटी और सोलर कांस्टेंट, फॉर इंटेंसिटी एंड फॉर द सोलर कांस्टेंट। क्लियर हो गया सबको इतना ये? ठीक है, तो आगे देखो। नेक्स्ट आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये देखो, इधर देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो समझाया उसमें बताया था आपको कि आपके पास जो एप्सिलॉन नॉट जो है ना वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। जैसे मैंने कहा था कि एक्चुअली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है कि फोर्स इन एयर, फोर्स अपॉन मीडियम, कि कूलम्ब्स लॉ जिसे हम कहते हैं कि दो बॉडीज आपस में जब एयर में लड़ रही हैं तो उनके बीच में कितना फोर्स रखी है। तो और कोई बॉडीज अगर मान ले वाटर में रख दी तो उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा। जैसे मैंने एग्जांपल कहा था कि दो बच्चे पहले एयर में लड़ रहे हैं किसी फोर्स से, फिर उनको उठा के वाटर में फेंक दो तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, चेंज। वो जिस प्रॉपर्टी के कारण चेंज होता है उसे बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसको क्या, उसके लिए क्या आता है यहाँ से, फोर्स इन एयर, क्या बनेगा, फोर्स इन एयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो ऐसे तो मुझे यही से समझ आ रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डायमेंशन लेस होगा, है तो ऊपर भी फोर्स और नीचे भी क्या है, ये फोर्स ही है ना। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, m0 l0 t0। डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है ये, क्या आपकी डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। ठीक है, फोर्स इन एयर देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r का स्क्वायर। ठीक है, फोर्स इन मीडियम, मीडियम कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, कोई ऑयल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख लेते हैं ये। ठीक है, q1 q2 बाई r का स्क्वायर। तो k इज इक्वल्स टू फोर्स इन एयर, फोर्स इन मीडियम, क्या बन जाएगा 1/, देखो ये सब कट जाएंगे आपस में, जब डिवाइड करोगे ना इसको 1 कह दो, इसको 2, 1 डिवाइड बाई 2, तो सिर्फ क्या बचेगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर q1 और q2, ये आपस में कैंसिल। तो क्या बचा, k इज इक्वल्स टू फोर्स इन एयर एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही ना दोनों। ठीक है, तो ये किसी कांस्टेंट के बराबर है तो इनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा, आपका सेम आएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या बन जाएंगे m0 l0 t0। इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम। अगर निकालना चाहो तो यहाँ से निकाल लो, इसका एप्सिलॉन से निकालोगे तो देखो मैं निकाल के बता देती हूँ। एप्सिलॉन नॉट का निकालो, एप्सिलॉन नॉट का देखो यहाँ से क्या बनेगा, फोर्स 4 पाई कांस्टेंट टर्म है, 4 पाई क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट टर्म्स का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए मैं इसको छोड़ रही हूँ। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस q1 इंटू q2, फोर्स के लिए m, तो देखो यहाँ से भी क्या लिखोगे इसको mlt-2, इधर लिख के दिखा देती हूँ, एक बार देख लो, बाकी आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर लिख देती हूँ। इधर से समझ आ गया ये इतना आएगा, अब मैं इसको हटा देती हूँ। देखो इसको लिखो एप्सिलॉन नॉट को क्या बना, फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर q1 और q2, फोर्स का mlt-2, डिस्टेंस का l स्क्वायर, चार्ज क्या होता है q, I क्या होता है q बाई टी, I क्या होता है q बाई टी, तो q क्या हो जाएगा I इंटू टी। ठीक है, ड्राइविंग यूनिट में 7 फंडामेंटल यूनिट डिफाइन हुई थी, इलेक्ट्रिक करंट भी था उसमें, तो चार्ज को इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में लिख देंगे, चार्ज को डायमेंशन एनालिसिस किसकी फॉर्म में लिख देंगे, इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में। तो क्या बन जाएगा I इंटू टी, I क्या है करंट, T क्या है टाइम, I क्या है, और करंट क्या होता है चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो T ये टाइम है और ये चार्ज है, तो क्या हो जाएगा I इंटू टी, I को किससे लिखते हैं एम्पियर से, T टाइम को T से। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या है एप्सिलॉन नॉट का, ml t-3, एक t और ऊपर जाएगा तो t-3 हो जाएगा ये। ठीक है, और ये l का एक l की पावर 2 और l की l की पावर, तो l क्यूब बन जाएगा ये। ठीक है, और ये बन गया a इनवर्स। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया एप्सिलॉन नॉट का, फिर से देख लो एक बार, m एक l ये और 2 पावर ये, तो l क्यूब हो गया, ये t ऊपर जाएगा t की पावर -3 और a ऊपर जाएगा एम्पियर इनवर्स। तो डायमेंशन फॉर्मूला किसके लिए है, एप्सिलॉन नॉट के लिए। एप्सिलॉन के लिए देखो सेम ही आएगा कि 4 पाई का तो कुछ नहीं होगा, फोर्स का तो वही रहेगा डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डिस्टेंस के लिए l स्क्वायर q1 बाई q2, q1 बाई q2 क्या लिखोगे, सॉरी दो चार्ज है बेटा यहाँ पे, तो एक चार्ज के लिए 80, दूसरे चार्ज के लिए 80, तो स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, अरे 80 इंटू 80 लिख लेना,
इनका स्केयर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे मैं एक बार दोबारा से सोल्व कर देती हूँ इसको। ये बन जाएगा एक चार्ज के लिए 80, दूसरे के लिए 80, तो बन गया ये आपका ml t-2, ये l क्यूब बन गया, l की पावर 1 और 2, नीचे बना a स्केयर t स्केयर, ठीक है। तो ये बन जाएगा m l क्यूब t की पावर -4 a की पावर -2। इसी तरह सेम एप्सिलॉन का सेम आएगा यहाँ से m l क्यूब t-4 a की पावर -2। जब इन दोनों को डिवाइड करोगे k क्या होगा, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोट, क्या आएगा m0 l0 t0। तो k क्या है, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी, इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा डाइलेक्ट्रिक। हाँ, अगर आपसे एप्सिलॉन नोट का पूछे, डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी, एप्सिलॉन नोट क्या बताता है, डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन एयर, और एप्सिलॉन क्या बताता है, डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन मीडियम। इसका फिजिकल क्या है, फिजिकल रिलेशन कि ये बताते हैं कि कोई बॉडी एयर में है तो कितना फोर्स लग रहा है, कोई बॉडी मीडियम में है तो कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। अगर एप्सिलॉन नोट का पूछे तो ऐसे निकालोगे, एप्सिलॉन का भी सेम उसी तरीके से आ जाएगा। लेकिन क्या पूछा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन दोनों का क्या होता है, रेशियो, फोर्स इन एयर टू द फोर्स इन मीडियम, ठीक है। आगे समझ में सबका हो गया, लिख लिया सबने, आगे देखो। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें डायमेंशन एनालिसिस की, जैसे मैं कहूँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होगा, F = g m1 m2 बाई r का स्केयर, ठीक है। g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, g को क्या लिख सकते हो, फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्केयर m1 इंटू m2, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, फोर्स के लिए ml t-2 और इसके लिए ये l स्केयर, और मास के लिए m इंटू m, तो क्या बन जाएगा m स्केयर, है तो मास ही ना, 2 किलोग्राम होगा, 4 किलोग्राम है तो मास ही ना, तो इसे mm लिखेंगे मास के लिए, मास से मास कैंसिल, तो g क्या आया m-1, एक l ये l की पावर 1 + 2 t की पावर -2, तो g का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, m-1 l³ t-2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया आपके पास। नेक्स्ट देखिए स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट क्या होती है कि अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम C = डेल्टा Q अपॉन में m डेल्टा T। ये फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक हीट का। C क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक हीट, हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट टेम्परेचर, क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक हीट। एक यूनिट बेसिक डेफिनेशन क्या कहेंगे, यूनिट डिग्री सेल्सियस तक किसी बॉडी का, यूनिट मास बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितनी हीट चाहिए, दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक हीट। यूनिट मास बॉडी का 1 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितना मास, कितनी हीट आपको चाहिए, दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक हीट, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C = डेल्टा Q अपॉन में m डेल्टा T, ठीक है। तो C, Q क्या है, एनर्जी, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी, m क्या है, मास, और T क्या है, टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। 15 डिग्री से 16 डिग्री टेम्परेचर, 1 ग्राम सब्सटेंस का 15 डिग्री से 16 डिग्री से, जैसा एग्जांपल मान लिया मैंने कि 1 ग्राम सब्सटेंस, उसको 15 डिग्री 16 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ाना है, तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट आपको चाहिए, दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो आपके पास क्या बन जाएगा इसका, हीट एनर्जी, हीट तो एनर्जी की फॉर्म है, तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला वही रहेगा ml2 t-2। m मास है, t टेम्परेचर के लिए क्या लिख दोगे, केल्विन, t टेम्परेचर क्या लिखोगे, केल्विन, m से m कैंसिल, तो स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा, l² t-2 केल्विन इनवर्स, और m नहीं है तो m है 0। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द स्पेसिफिक हीट। क्लियर हो गया ये, अरे बताओ भाई हो गया या नहीं हो गया, देखो एक बार फटाफट जल्दी से लिख लो, एक बार 1 सेकंड के लिए लिख लो, ठीक है। अब देखो लैटेंट हीट, लिख लिया। अब देखो लैटेंट हीट, लैटेंट हीट क्या होगा, L से लिखते हैं, Q/m, इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q/m, ठीक है। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जैसे कहते हैं बॉडी वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो गया, उसके बाद आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ाए जाओ,
उसके ऊपर जो टेम्परेचर है, कितनी भी देर तक उसको अग्नि दे जाओ, उसके ऊपर कोई इफेक्ट वहां पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, दैट इज द लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, बॉडी को 0 डिग्री सेल्सियस तक कितनी हीट चाहिए, बॉडी को 100 डिग्री सेल्सियस तक बॉयल कर, जैसे वाटर है उसको 100 डिग्री सेल्सियस तक बॉयल करने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, उसके बाद कितना भी टेम्परेचर दिया जाओ उसके ऊपर कोई फर्क वहां पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो लेटेंट हीट क्या होंगे, Q बाई M। तो Q क्या होगा एनर्जी, तो ml T-2, ml2T-2, M क्या हो जाएगा मास, M से M क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल। ठीक है, तो क्या बन जाएगा डायनेमिक्स फॉर्मूला, L² T-2, M नहीं है तो M0, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द लेटेंट हीट। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट थर्मल कंडक्टिविटी, ये हो गया, लिख लिया सबने, लिख लो एक बार। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी, ये वाला आपने मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, थर्मल कंडक्टिविटी। ये क्या कहता है कि हीट फ्लो, इसे डिफाइन करना चाहो इसको ऐसे लिखो, डेल्टा Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट फ्लोइंग, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया इंटू टाइम इंटू टेम्परेचर डिवाइड बाय डिस्टेंस। ये फॉर्म मैंने आप लोगों को समझने के लिए लिख दी। क्या कहता है कि हीट फ्लोइंग थ्रू ए मेटेलिक रोड, कोई मेटेलिक रोड है, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी क्या आता है, जैसे हमारा कोई मेटेलिक रोड है, तो कहता है हीट फ्लोइंग थ्रू ए मेटेलिक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, टाइम एंड टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो हीट फ्लो में टाइम लगेगा, हीट फ्लो कम होगी, डिस्टेंस ज्यादा होगी तो हीट फ्लो कम होगी, डिस्टेंस कम होगी हीट फ्लो क्या होगी आपकी ज्यादा होगी, फास्ट मूव करेगी वो। ठीक है, तो इसको ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते थे कांस्टेंट ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक कांस्टेंट, इसको के से लिख देते हैं। ठीक है, ये के जो कांस्टेंट है ये क्या कहलाएगा, थर्मल कंडक्टिविटी। क्या कहलाएगा आपका ये थर्मल कंडक्टिविटी। टेम्परेचर ग्रेडियंट कहते हैं एक्चुअल में इसको, मैंने कल बताया था, जब किसी भी बॉडी को उसकी डिस्टेंस से डिवाइड कर देते तो वो उसका क्या कहलाता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्लियर हुआ ये पॉइंट सबको। जैसे आपके थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब किसी भी रोड में जो हीट फ्लो कर रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के, टाइम के और टेम्परेचर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। फिर मैंने कहा था ये क्या कहलाएगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट। मैंने कहा था किसी भी क्वांटिटी को जब डिस्टेंस से डिवाइड कर देते तो वो क्या कहलाते हैं, ग्रेडियंट। किसमें कन्वर्ट हो जाती है, ग्रेडियंट में। ठीक है, तो टेम्परेचर अपॉन में डिस्टेंस क्या कहलाएगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट एक्चुअली डिस्टेंस को इंडिकेट करता है यहाँ पे आपका। ठीक है, फिलहाल इतना ही देखिए, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, के की वैल्यू मैं इस फॉर्मूले से निकाल रही हूँ, समझाने, इसी से निकालोगे ना, देखो के को निकालोगे तो क्या बन जाएगा, क्यू इंटू डिस्टेंस डिवाइड बाई एरिया इंटू टाइम इंटू टेम्परेचर। जैसे यहाँ से के निकालोगे तो क्या बनेगा, क्यू इंटू डिस्टेंस अपॉन में एरिया इंटू टाइम इंटू टेम्परेचर। ठीक है, तो के की वैल्यू, ये हीट क्या बनेगी, ये डेल्टा चेंज को इंडिकेट करता है। डेल्टा वर्ड जो मैं लगा देती हूँ ना, ये चेंज को बताता है। ठीक है, तो देखो हीट फ्लो होगी तो किसी बॉडी में टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कुछ भी वैल्यू जो कंडीशन चेंज हो तो चेंज को इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो एनर्जी का डायनेमिक्स फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे हीट क्या है, एनर्जी, ml2T-2। ठीक है, डिस्टेंस के लिए क्या लिखोगे, x l, एरिया के लिए क्या लिखोगे, l², टाइम के लिए क्या लिखोगे, t, और टेम्परेचर के लिए क्या लिखोगे, केल्विन। फिर समझिए बेटा, किसी भी मेटेलिक रोड में हीट जो फ्लो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एरिया के, टाइम के और टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, डिस्टेंस के। ठीक है, उसके बाद ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया तो यहाँ से जो कांस्टेंट आया उसे क्या बोला आप लोगों ने, थर्मल कंडक्टिविटी। क्या बोला उसकी, थर्मल कंडक्टिविटी। तो जो के है वो क्या बना, क्यू इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू टाइम इंटू टेम्परेचर। ठीक है, आप इसको पूरे को याद नहीं रख सकोगे, इसलिए आप सिर्फ इसको याद रखना, ये वाला, K is equals to Q into distance upon area into temperature into time। बस इसको याद रखना। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास, जो कटता है वो काट दो, अब L² से L² कैंसिल। ठीक है, एक टाइम ऊपर जाएगा तो टाइम बढ़ जाएगा, तो क्या बना, M
ये L बचा यहाँ पे, और ये T की पावर -3 इंटू केल्विन इनवर्स। तो डायमेंशन फॉर्मूला किसके लिए आ जाएगा आपका? फॉर थर्मल कंडक्टिविटी। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, समझ आ गया सबको? देखो सबको समझ आया अच्छे से? देखो बस इसमें फॉर्मूले आप लोगों को अच्छे से याद होने चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो गया सबका? ठीक है, आगे देखो तो बेटा, नेक्स्ट आपका एंट्रोपी और रह गया। एंट्रोपी को और देख लो। एंट्रोपी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये थोड़े से आपको हो सकता है अजीब से लगे, पर इनका बस डायमेंशन फॉर्मूला ध्यान रखना भी, क्योंकि हम इस तरह की जो डायमेंशन एनालिसिस पढ़ रहे हैं, हमें उस फिजिकल क्वांटिटी का बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर हम उससे क्या निकाल सकते हैं? उसका डायमेंशन। ठीक है, तो एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी क्या हो जाएगा? हीट अपॉन टेम्परेचर। हीट अपॉन टेम्परेचर। हीट क्या है? एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला mLT-2। टेम्परेचर के लिए केल्विन, क्या बन जाएगा? mL2T-2 इंटू केल्विन इनवर्स। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द एंट्रोपी। एंट्रोपी बेसिकली केमिस्ट्री में यूज करते हैं हम, जिसको किसको बताता है? रैंडमनेस को बताता है। और हमारे थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में यूज होता है कि मॉलिक्यूल्स में रैंडमनेस कितनी है, कितनी रैंडमनेस से वो घूम रहे हैं वहां पे। दैट इज द मीनिंग ऑफ, बेसिक मीनिंग ऑफ यहाँ पे एंट्रोपी। ठीक है बच्चे, इतना समझ आया? अब कुछ पॉइंट्स में इलेक्ट्रिसिटी के भी करवा देती हूँ। जैसे देखिए, अगर आपसे पूछे इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए क्या होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो आई क्या होता है? Q/T। करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो Q क्या हो जाएगा? I इंटू टी। ठीक है, तो I को क्या लिख सकते हैं? एम्पियर, और टाइम को T। दैट इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द चार्ज। ठीक है, अब देखो पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ी आप लोगों ने। पोटेंशियल कि इंफिनिटी से किसी चार्ज को मूव करवाने के लिए विदाउट एनी एक्सेलरेशन जो वर्क डन करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड ए पोटेंशियल। वी से नोट करते हैं, और बेसिक टाइम पर यूनिट वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो मूव द चार्ज इंफिनिटी टू एट दैट पॉइंट। जैसे इंफिनिटी से किसी पॉइंट को मैं यहाँ तक मूव करवाऊंगी तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा? ठीक है, उस चार्ज के अगेंस्ट। ठीक है, क्योंकि देखो चार्ज होगा इस पॉइंट पर, इंफिनिटी से आप दूसरे चार्ज को लाओ तो इन दोनों में क्या होगा? रिपल्सन होगा। ठीक है, किसी फील्ड के अगेंस्ट या उसको जैसे भी आप मूव करवा के ला लो वो सिचुएशन। फिलहाल इतनी बात पे ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या कहलाएगा आपका? पोटेंशियल। टू मूव द चार्ज इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, देन वर्क डन विदाउट एनी एक्सेलरेशन। विदाउट एनी एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। टू मूव द चार्ज इंफिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एनी एक्सेलरेशन, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। सिंपल मीनिंग कि किसी चार्ज को मूव करवाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ पोटेंशियल। V क्या हो जाएगा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? mL2T-2। चार्ज के लिए क्या लिखोगे? A इंटू टी। अभी बताया मैंने चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला A इंटू टी। A क्या होता है? एम्पियर। T क्या होता है आपका? टाइम। ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ से? ये mL2T-3 इंटू एम्पियर इनवर्स। दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखो V क्या होता है? IR। V क्या होता है? IR। तो R क्या हो जाएगा? V/I। तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला आप यहाँ से निकाल सकते हो, क्योंकि V पोटेंशियल का क्या आया? पोटेंशियल का सीधा रख दो यहाँ से। V क्या होता है? पोटेंशियल। I क्या होता है? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यही होता है। तो V/I M क्या हो जाएगा? mL2T-3 एम्पियर इनवर्स, और ये एम्पियर। करंट के लिए क्या लिख दोगे यहाँ पे? एम्पियर। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये mL2T-3 A-2। दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्टेंस का आप ऐसे निकाल सकते हो, ρL/A। ρL/A। ठीक है, रो क्या होती है यहाँ पे? डेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, सॉरी, रो क्या होती है यहाँ पे? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। L क्या होता है? लेंथ। A क्या होता है? एरिया। फिर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी पता होनी चाहिए, उसको निकालना है, इसलिए R को यहाँ से निकालो। फिर यहाँ से हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी निकाल लेते हैं। तो रो क्या हो जाएगा यहाँ से? RA/L। RA/L।
तो आर का देखो क्या हो गया, ये क्या है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, रो क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो आर का देखो ये निकाला आप लोगों ने Ml2T माइनस 3 A माइनस 2, एरिया के लिए क्या हो जाएगा L स्क्वायर, और ये आपका L, लेंथ के लिए भी L, तो एक L से एक L कैंसिल, तो देखो क्या बना M L स्क्वायर, एक L ये रहा तो L क्यूब बन गया, T माइनस 3 और A माइनस 2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द रेजिस्टिविटी। समझ आया? तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसके लिए आ गया आपका, रेजिस्टिविटी के लिए। ठीक है, क्लियर सबको? इतना हो गया। एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है आपका, पोटेंशियल एनर्जी चार्ज इनटू पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी ये क्या होता है आपका, चार्ज इनटू पोटेंशियल, चार्ज इनटू पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो चार्ज को क्या लिख सकते हो 80, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा 80। ठीक है, और पोटेंशियल का क्या है, ये आपने निकाल रखा है, पोटेंशियल का मल्टीप्लाई कर दो, Ml2T माइनस 3A माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, क्या बन गया M, ठीक है, L स्क्वायर एज इट इज, T का देखो ये टाइम है ये भी टाइम है, तो T की पावर माइनस 3 और ये T की पावर 1, और एम्पियर के लिए A की पावर माइनस 1 प्लस 1। अब जो सोल्व होता है वो लिख दो ना आपके, जो भी आया Ml स्क्वायर T माइनस 2 A की पावर 0। ठीक है, तो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल। एनर्जी के लिए भी यही है ना, मैंने कहा था कोई सी भी किसी भी टाइप की एनर्जी हो उसका डायमेंशन फॉर्मूला यही रहेगा Ml2T माइनस 2। तो A की पावर 0 तो 1 होता है ना, किसी की भी पावर 0 क्या कहलाएगा 1 कहलाएगा। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द एनर्जी। ठीक है, अब देखो मैग्नेटिक मोमेंट, जैसे आप बोलते हो पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ जैसे नॉर्थ पोल से निकलने वाली रेडिएशंस क्या होगी, साउथ पोल से निकलने वाली रेडिएशंस क्या होगी, जैसे पोल स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, आई मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा आपके पास आई इंटू ए। मैग्नेटिक मोमेंट को हम एम से लिख देते हैं, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा आई इंटू ए। आई क्या होता है करंट, आई क्या होता है बेटा यहाँ पे करंट, और ए क्या होता है यहाँ पे एरिया। तो करंट का क्या हो जाएगा एम्पियर, और एरिया के लिए एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा किसके लिए, फॉर मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, अब आपके पास पूछे पोल स्ट्रेंथ, जैसे नॉर्थ पोल होता है ना मैग्नेट में, ये नॉर्थ, इससे कितनी लाइनें निकलती है, तो ये जो लाइनें निकलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो क्या कहलाती है, उसकी पोल स्ट्रेंथ। क्या कहलाती है उसकी पोल स्ट्रेंथ। तुमसे पूछे पोल स्ट्रेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला बताइए, तो कैसे निकालोगे, आपके लिए उसको होता है मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक मोमेंट को अगर मैग्नेटिक लेंथ से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगी उसकी पोल स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक मोमेंट का तो आपके पास है A इंटू एल स्क्वायर, और लेंथ L से डिवाइड कर दो, क्या बन जाएगा A इंटू एल। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द पोल स्ट्रेंथ। देखो बेटा ये आपके कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले थे। अब हम डिस्कस करते हैं आपके लिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस। ठीक है, देखिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, ये क्या कहता है आपका ये प्रिंसिपल, जैसे मैं कहूं आपको कि आप लेंथ में क्या ऐड कर सकते हो, लेंथ ऐड कर सकते हो ना। ठीक है, तो ये कहता है आपके पास दोज फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटीज should be added or subtracted which have same dimension. Those physical quantities should be added or subtracted which have same dimension.
those physical quantities should be added or subtracted which have same dimension. इसका मतलब क्या हुआ? should be added or subtracted which have same dimension. क्या मतलब है इस चीज का? इसका मतलब क्या है बेटा? वो कहता है जैसे मैं कहूँ लेंथ L प्लस L बराबर होगा L, मैं कहूँ L माइनस L बराबर होगा L के, यहाँ पे L प्लस L 2L नहीं कहेंगे। इस प्रिंसिपल का मीनिंग है कि L प्लस L क्या होगा L, L माइनस L क्या होगा L। इसका मतलब क्या है? जिसमें कहूँ 2 किलोग्राम में 2 मीटर ऐड कर दो, बोलो ऐड कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। मैं कहूँ 2 किलोग्राम में 2 मीटर ऐड कर दो, नहीं कर सकते ना। सेम ही मतलब सेम डायमेंशन की क्वांटिटीज को क्या कर सकते हो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे मैं कह दूं 3 एम्पियर करंट में 2 किलोग्राम गुड़ ऐड कर दो या 2 किलोग्राम चीनी ऐड कर दो। 3 एम्पियर करंट में 2 किलोग्राम चीनी ऐड कर दो, नहीं कर सकते ना, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, दैट द फिजिकल क्वांटिटी शुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड व्हिच हैव सेम डायमेंशन। मतलब कि आप लेंथ में क्या ऐड कर सकते हो? लेंथ। मास में क्या ऐड कर सकते हो? मास। m प्लस m, जब 2 मास को ऐड करोगे तो मास ही मिलेगा ना। जब 2 मास को आपस में ऐड करोगे तो रिजल्टेंट मास ही मिलेगा ना। 2 लेंथ को ऐड करोगे तब भी रिजल्टेंट क्या मिलेगा? लेंथ। ठीक है, इसी तरह दो आपके पास कुछ भी क्या 2 एम्पियर करंट है तो एम्पियर करंट में एम्पियर ही तो ऐड कर सकते हो ना। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट का डेफिनेशन ही है। उसने सिंपल कहा कि हम बस सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज को ही क्या कर सकते हैं, जिनके डायमेंशन सेम है उनको ही क्या कर सकते हैं ऐड। जैसे हम कहते हैं किलोग्राम 2 किलोग्राम प्लस 3 किलोग्राम, तो क्या मिलता है आपको? 5 किलोग्राम ना। तब मास में क्या ऐड करा आपने? ये मास, तो रिजल्टेंट तो मास ही मिला ना। दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्लियर? सेकंड पॉइंट ये कहता है द डायमेंशन, जो मैंने लिखा ये द डायमेंशन ऑफ ऑल द term which are added on both side, which are added or subtracted on both side, ऐसे लिख लो, which have same dimension, the dimension of all the terms same, as a dimension of all the terms same on both the side, on both side of the equation। क्या मतलब आता है? डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। देखो यहाँ पे मीटर है तो यहाँ भी क्या है? मीटर है। लेफ्ट साइड जैसे a प्लस b बराबर c प्लस d कर दूं तो इधर जो डायमेंशन होगी उधर भी क्या होगी? यही डायमेंशन होगी। अगर इधर किलोग्राम है तो इधर भी क्या होगा? आपका किलोग्राम ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये जो डायमेंशन एनालिसिस है यूजफुल हुआ, क्योंकि इससे हम ये चेक कर सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी है लेफ्ट साइड वाली क्या वो राइट साइड वाली के बराबर है। इस तरीके से हम बता सकते हैं कि डायमेंशन एनालिसिस आर यूजफुल फॉर अस। हम इसको दूसरी लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं यहाँ पे कि वी चेक द डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज या करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। यूजिंग दिस प्रिंसिपल वी चेक द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल इक्वेशन, कि कोई फिजिकल इक्वेशन वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अगर कोई फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो फिजिकली करेक्ट हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकती। ठीक है, लेकिन अगर कोई इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है तो डायमेंशनली करेक्ट आपकी हमेशा होगी। लेकिन पहले बॉडी को ये चेक करते हैं कि क्या वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो आपके पास यूजफुल कैसे है डायमेंशन एनालिसिस? इससे हम ये चेक कर सकते हैं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है वो आपके पास उसका डायमेंशनली वो करेक्ट है या नहीं है, या वो इक्वेशन करेक्ट है या वो इक्वेशन रॉन्ग है। तो इक्वेशन की करेक्टनेस और इक्वेशन की रॉन्गनेस हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इक्वेशन करेक्ट है या रॉन्ग है। वो हम बाय यूजिंग द डायमेंशन एनालिसिस क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। द फिजिकल क्वांटिटी शुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड व्हिच हैव द सेम डायमेंशन। दोज क्वांटिटी मतलब उन्हीं क्वांटिटीज को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन क्या होगी? सेम होगी। दूसरा, द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स ऑर्डेड ऑन बोथ साइड विल बी सेम। जैसे देखो इसका मतलब मैं कहूँ v इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, तो जो लेफ्ट साइड में जो डायमेंशन है वेलोसिटी का वही डायमेंशन राइट साइड में करके देख लो। देखो वेलोसिटी का क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी का क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या आया?
L इंटू टी माइनस वन। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला यही है। अब इसको चेक करो, यह है आपका लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब राइट हैंड साइड को चेक कर लो। राइट हैंड साइड को चेक करोगे तो देखो वेलोसिटी का L इंटू टी माइनस वन प्लस एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा L बाई टी स्क्वायर। अरे एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर इंटू टी। एक टी से एक टी कैंसिल, तो क्या बना ये L टी माइनस वन प्लस L टी माइनस वन। तो अभी बताया कि सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी को ऐड करोगे तो सेम ही मिलेगा। L टी माइनस वन L टी माइनस वन क्या मिलेगा L टी माइनस वन, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि सेम टाइप की क्वांटिटीज को हम ऐड कर सकते हैं और सेम टाइप की क्वांटिटीज को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हाँ, गुणा भाग किसी को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ आ गया L टी माइनस वन। तो देखो इधर भी क्या था L टी माइनस वन, इधर भी क्या L टी माइनस। तो लेफ्ट साइड में भी L टी माइनस वन, राइट साइड में भी L टी माइनस, मतलब डायमेंशनली ये इक्वेशन सही है। V इज इक्वल टू U प्लस AT डायमेंशनली क्या आपकी करेक्ट है। अब देखो एक इक्वेशन और चेक करते हैं यहाँ पे हम लोग। क्लियर हो गया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और इससे हम ये निकाल सकते हैं कि कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूले को हम यूज करके किसी इक्वेशन को डायमेंशनली हम लोग करेक्टनेस चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे मैं कहूं S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, चेक करो क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है ये इक्वेशन। तो देखो डिस्टेंस के लिए L हो जाएगा, इसके लिए देखो L बाई टी इंटू टी, वेलोसिटी के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम प्लस 1/2 कांस्टेंट है, और डायमेंशनल जो कोई भी कांस्टेंट है जैसे पाई है, E है, 2 है, 3 है, इनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। तो एक्सेलरेशन के L बाई टी का स्क्वायर इंटू टी, टी से टी कैंसिल, तो क्या मिला, ये भी टी से टी कैंसिल, तो क्या मिला L प्लस L बाई टी, ये टी स्क्वायर होता है ना बेटा, तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, तो L प्लस L क्या मिला L। तो डायमेंशनली तो ये इक्वेशन करेक्ट है, ऐसे इसकी UT प्लस हाफ AT इसके डायमेंशनली करेक्ट है, पर फिजिकली क्या आपकी ये रॉन्ग है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। अब देखो और एक क्वेश्चन देखो और करेंगे इसकी एप्लीकेशन पे बेस्ड। अब देखो कुछ क्वेश्चन जो नीट में आए हुए डायमेंशन फार्मूला में वो देखो, जैसे मैंने कहा tan y इज इक्वल टू tan xt, इसका डायमेंशन फार्मूला बताओ। तो देखो बेटा मैंने आप लोगों को tan थीटा का डायमेंशन फार्मूला बताया था, tan थीटा, ठीक है। तो tan थीटा क्या होता है आपका डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है m0 थीटा का, कुछ भी tan थीटा हो या कुछ भी हो। अरे tan थीटा भी लिखोगे तो क्या लिखोगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, अरे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो है तो लेंथ ही ना, तो लेंथ से लेंथ कैंसिल, तो क्या आया आपका m0 l0 t0, यही आएगा ना tan थीटा। अब थीटा का देखते हैं, थीटा क्या होता है आर्क अपॉन लेंथ, थीटा का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है आर्क अपॉन लेंथ, ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क क्या है l बाई r, क्या बना m0 l0 t0, आर्क अपॉन रेडियस m0 l0 t0, डायमेंशन फॉर्मूला, तो ये थीटा ही तो है इसका। तो देखो tan थीटा और ये थीटा ही तो बता रहा है इसका, ये तो मैं क्या लिख सकती हूँ xt बराबर थीटा, xt थीटा का क्या होता है m0 l0 t0, यहाँ जीरो मत लिख देना, आंसर में जीरो लिख दोगे ऑप्शन में ये भी मिलेगा, यहाँ जीरो मत लिख देना, कभी चिल्ली का दोबारा डायमेंशन लेस था आपने तो जीरो जीरो नहीं, क्या लिखोगे m0 l0 t0, ये 1 को बताता है यहाँ पे। तो क्या बनेगा x का डायमेंशन फार्मूला, x का पूछा था आपसे डायमेंशन फार्मूला, क्या बन जाएगा m0 l0 t0 डिवाइड बाय t, तो क्या मिला m0 l0 t0 माइनस 1, क्या मिला m0 l0 t माइनस 1। अब आप सीधे भी कह सकते थे कि ये सारी पावर कांस्टेंट है, तो मैं सीधा शॉर्टकट में करूंगी, कई बार क्वेश्चंस को तो ऐसे लिख दूंगी 1/t डायमेंशन फार्मूला क्या है t माइनस 1, m और l नहीं है तो ऐसे लिख सकते हैं m0 l0 t माइनस। तो आप शॉर्टकट में जो सीखने के बाद कर सकते हो, पर ध्यान रखना यहाँ जीरो मत लिख देना, कभी 1 की जगह यहाँ जीरो लिख दो। ये मैं कर सकती थी 1 क्योंकि m की किसी की पावर जीरो क्या कहलाएगी 1 कहलाएगी, पर आप ऐसे लिख लेते, ठीक है। तो दिस इज द डायमेंशन फार्मूला फॉर दिस टर्म्स। क्लियर हुआ, अरे हुआ या नहीं हुआ ये क्वेश्चन क्लियर सबको हो गया। तो देखो अगला एक और क्वेश्चन देखो, वो भी आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने कहा a की पावर x का डायमेंशन फार्मूला बताइए, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर a की पावर x, या ऐसे लिख लो एक और क्वेश्चन लिख लो p इज इक्वल टू a r स्क्वायर इंटू x, p हमें नहीं
ए क्या है वो भी हमें नहीं पता, ठीक है। एक्स डिस्टेंस है, वो भी एक्स क्या है, एक डिस्टेंस है। एक्स का तो पूछ ही रहा है आपसे, एक्स का डायमेंशन फॉर्मूला वो आपसे पूछ रहे हैं। तो बताइए आर का भी नहीं पता वो क्या है, आर का भी हमें नहीं पता कि वो क्या है। तो डायमेंशन फॉर्मूला आप कैसे निकालोगे, बताओ डायमेंशन फॉर्मूला क्या निकालोगे। पी हमें नहीं पता, ए हमें नहीं, तो आर डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस है और एक्स का डायमेंशन फॉर्मूला आपसे पूछ रहे हैं। फिर से क्वेश्चन सुनिए, P इज इक्वल टू ए की पावर आर स्क्वायर इंटू एक्स। बताइए व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला, जबकि आपको आर भी नहीं पता, आर पता है, आर डिस्टेंस है, पी पता है, पी नहीं पता, ए भी नहीं पता, ये पता है, एक्स आपको निकालना है, क्वेश्चन मार्क। तो देखो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थोड़ी ना, ये बिल्कुल देखने में लग रही है, इसे इजी है। इसको देखो, ये ए की पावर एक्स, तो मैं कहूँ ए की पावर 5 किलोग्राम कभी होती है, मैं कहूँ बी की पावर एक्सपोनेंशियल की पावर 3 किलोग्राम कभी होती है, नहीं होती ना। एक कांस्टेंट टर्म ही लिख सकते हो ना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये पावर है इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसकी जो भी पावर होगी x, उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, m0 l0 t0। तो जो भी पावर होगी उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m0 l0 t0। अब इसका देखो, अब ये जो पावर है p भी नहीं पता, a भी नहीं पता, क्या फर्क पड़ता है, इसका देख लो, r स्क्वायर इंटू x क्या होगा, m0 l0 t0। x का क्या बन जाएगा, m0 l0 t0। r डिस्टेंस है, r क्या डिस्टेंस, तो क्या लिख लोगे, l स्क्वायर। तो x का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m0 l0 t0 l माइनस 2। तो डायमेंशन फॉर्मूला फिर x क्या बन गया, m l माइनस 2 t0, ठीक है। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द x। समझ आया, अरे बताओ ये क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया भाई, सबको क्लियर हुआ। देखो एक बार क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन देखो बेटा, हो गया। अगला क्वेश्चन देखो तो फटाफट फास्ट जल्दी से। जैसे आपके पास ऐसे कोई क्वेश्चन दे दे, आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन दे दे, v इज इक्वल टू a प्लस बी टी, पूछे फाइंड डायमेंशन ऑफ a एंड b, a और b के डायमेंशन बताइए। तो देखो बेटा एक बात याद रखना, प्रेशर में आप प्रेशर ऐड कर सकते हो, वेलोसिटी में आप क्या ऐड कर सकते हो, वेलोसिटी। यही तो मीनिंग है ना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। तो देखो ये क्या है, वेलोसिटी, ये क्या आपकी वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी में आप वेलोसिटी ऐड करोगे तो इधर वेलोसिटी तो मिलेगी ना, जिसको आप ऐसे तो कर सकते हो ना, v माइनस ए माइनस बी टी बराबर 0। तो वेलोसिटी में से वेलोसिटी ही तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हो ना, वेलोसिटी में से वेलोसिटी ही तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। यही तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है आपसे कि सेम डायमेंशन को ही हम ऐड कर सकते हैं और सेम डायमेंशन को ही हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको सोल्व करने के लिए ऐसे सोल्व करेंगे, v बराबर a, तो a का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी के बराबर l t माइनस 1। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो इसी तरह v बराबर बी टी, तो b क्या हो जाएगा, v बाई टी। तो b का l वेलोसिटी का डिस्टेंस अपॉन टाइम और एक टाइम ये रहा, तो b का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, l t माइनस 2। ठीक है, समझ आया। तो इस तरह से हम a और b कांस्टेंट का क्या निकल गया हमारे पास, डायमेंशनल फॉर्मूला। समझ आया। तो इस तरह से वो आपको कोई भी क्वांटिटी दे देगा, कह देगा a और b कांस्टेंट को निकालिए। जैसे मैं कह दूं म्यू इज इक्वल टू a प्लस b बाई लैम्डा का स्क्वायर, ये हटा दूं, क्लियर हो गया ये सबका। ठीक है, देखो फिर से बताती हूँ, कुछ नहीं मैंने इनको इधर लिया है, तो तुम्हें और भी कुछ नहीं समझ आ रहा है, मैं कह दूं डायरेक्ट, मैंने कहा बोथ साइड सेम डायमेंशन होगी। ठीक है, फिर मैंने पहले रूल में ये बताया था l माइनस एल एल होगा और l प्लस एल क्या होगा, एल ही तो होगा, कि सेम टाइप की क्वांटिटीज को हम ऐड कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हम किलोग्राम में किलोग्राम ऐड कर सकते हैं और लेंथ में हम लोग लेंथ। तो देखो v माइनस ए माइनस बी टी, ठीक है, तो देखो v बराबर क्या हो गया, a हो गया, तो वेलोसिटी का क्या आ गया, l इंटू टी माइनस 1। ठीक है, v इज इक्वल टू बी टी, तो b का क्या होगा, v बाई टी, तो b का ये आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। अब आगे देखो, एक और क्वेश्चन देखो, म्यू इज इक्वल टू a प्लस बी बाई लैम्डा का स्केल। लैम्डा क्या, वेवलेंथ, म्यू क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू का देखते हैं, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
तो देखो म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम या वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू मीडियम। दो रेशियोज होता है, दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली क्या होता है? दो मीडियम को सेपरेट कर देता है कि कौन सा कितना डेंस है। ठीक है, तो देखो है तो दोनों स्पीड ही ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायमेंशन फार्मूला क्या आया? m0 l0 t0। क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, अब देखो मैं यहां से पूछा a और b कांस्टेंट की वैल्यू बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a और b कांस्टेंट। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऐसे तो लिख ही सकते हो ना, तुम्हें और भी कुछ ना समझ आए तो ये तो पॉसिबल है ना बेटा। तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि म्यू बराबर a का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? जो म्यू का होगा, तो म्यू का क्या है? m0 l0 t0। म्यू का क्या है? m0 l0 और t0। अब इसका देखो b बाई लैम्डा का स्क्वायर, ये भी म्यू के बराबर होगा, तो b किसके बराबर हो जाएगा? म्यू b बाई लैम्डा का स्क्वायर। म्यू का क्या है? m0 l0 t0। ठीक है, तो b का क्या हो जाएगा? लैम्डा का स्क्वायर m0 l0 t0। लैम्डा क्या? लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा वेवलेंथ डिस्टेंस को बताता है। अरे दो वेव में चलता है ना कि एक वेव यहां से यहां तक जो वो चल रही है, तो ये उसकी लैम्डा वेवलेंथ कहलाती है। वेवलेंथ मतलब डिस्टेंस ही है ना, तो यहाँ पे इसको डिस्टेंस से लिख लेंगे, तो मैं इसको डिस्टेंस से लिख रही हूँ यहीं पे एल स्क्वायर। तो इधर क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा ये? m0 l की पावर 2 t0। दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द कांस्टेंट है b। तो ये किसके लिए आ गया? फॉर b कांस्टेंट के लिए। समझ आ गया? क्लियर हुआ? और देखो एक बार एक क्वेश्चन और देखो, इतना हो गया। अगला देखो एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x is equals to a plus c by n, find dimension of a and c। ये नीट और आईआईटी के क्वेश्चन से बेटा आपके। ठीक है, a और c की डायमेंशन निकालिए। देखो a की कैसे निकालें? a क्या है? कांस्टेंट है, c भी क्या है? कांस्टेंट है, m क्या है? मास है। वो आपको देगा क्वेश्चन में सारी चीजें कि m मास है, x डिस्टेंस है। तो कोई एक बात बताओ, डिस्टेंस में डिस्टेंस ही तो ऐड कर सकते हो ना। हाँ, लेकिन डिवाइड किसी को भी कर सकते हो। मैंने कहा मल्टीप्लाई डिवाइड किसी को भी कर सकते हो, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम डायमेंशन, मतलब l माइनस l कर सकते हो या l प्लस l कर सकते हो। ठीक है, तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हो x बराबर a, तो a क्या डिस्टेंस? a का डायमेंशन फार्मूला तो किसके बराबर हो गया? l के। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो m0 l t0, ऐसे भी लिख सकते हो ना। अब देखो, अब इसका देखो c बाई m किसके बराबर हो गया? x के। तो c किसके बराबर हो गया? x इंटू m। x क्या है? l और m क्या है? मास। तो c का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा? m इंटू l। तो ये c कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला आ गया और ये a कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला। क्लियर हुआ? ठीक है, आज के लिए इतने क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है बेटा, पढ़िए, ये नोट्स बनाइए अच्छे से, जो भी डाउट हो डिस्कस कर सकते हैं आप लोग, सब अच्छे से पढ़ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले डायमेंशनल फॉर्मूला सीखे, फिर इनका यूज सीखेंगे, और भी यूज सीखने अभी इसके कि हम इसको कहाँ कैसे कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके बेटा, आज के लिए इतना।